दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्यों मुगल, मौर्य और मराठों ने कभी दक्षिण भारत पर आक्रमण नहीं किया। तो आइए जानते हैं इस विषय में। भारत के उस भाग को दक्षिण भारत के नाम से जाना जाता है जहां द्रविड़ भाषाएं बोली जाती हैं। इसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य शामिल हैं। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग कई बार मौर्य, दिल्ली सल्तनत और मुगलों के अधीन रहा है। मूल रूप से जो छोड़ दिया गया था वो केरल और दक्षिण तमिलनाडु है। अब सवाल यह उठता है कि उत्तर भारत की तरह इन साम्राज्यों का विस्तार दक्षिण भारत में क्यों नहीं हो पाया। हम जब भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं तो भारत में हुए विदेशी आक्रमण, शासकों, मानचित्रों में हुए परिवर्तन आदि के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में घटी ज्यादा घटनाएं न तो पढ़ी गई है और न ही तो सुनी गई है। इस प्रकार जब मौर्य साम्राज्य का मुगल सम्राटों का नक्शा देखते हैं तो तमिलनाडु और केरल को इन नक्शों का हिस्सा नहीं दिखते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, क्या आपने कभी सोचा है? मौर्य साम्राज्य अब तक का सबसे विशाल भारतीय साम्राज्य रहा है। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर की थी। दक्षिण भारतीय के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था। दूसरी तरफ मुगल सल्तनत भारत का दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य था, जिसकी स्थापना 1576 में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। इसके अलावा 1674 ईस्वी में शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी, लेकिन वह भी दक्षिण भारत के बड़े हिस्से पर कोई भी आक्रमण नहीं कर पाए थे। भारत के उस भाग को दक्षिण भारत के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग कई बार मौर्य, दिल्ली सल्तनत और मुगलों के अधीन रहा है। तो आइए जानते हैं कि क्यों दक्षिण भारत पर कोई आक्रमण नहीं कर पाया। बिंदुसार, अशोक के पिता के तहत मौर्य साम्राज्य का इलैम केतकिन संगम युग चोल राजा के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। इसलिए बिंदुसार और चोल राज के बीच इस गठबंधन की वजह से दक्षिण भारत में राज्य विस्तार का निर्माण न हो सका। मौर्य साम्राज्य के शासक ग्रीक उत्तराधिकारी को अपने प्रमुख प्रतिद्वंदियों के रूप में मानते थे। इस कारण चंद्रगुप्त और उनके पुत्र बिंदुसार पश्चिम की ओर विस्तार पर ज्यादा इच्छुक थे। यहाँ तक कि प्रसिद्ध कलिंग साम्राज्य भी अनछुए रह गए थे। 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों की वृद्धि और गिरावट देखी गई है। इन 16 प्रमुख राजवंशों राज्य में से मौर्य साम्राज्य एक था। ये सभी गंगा के मैदान में स्थित थे, जिनमें से कुछ अफगानिस्तान तक फैले हुए थे। मौर्य साम्राज्य और इन अन्य राजवंशों में एक दूसरे को हराने की होड़ लगी हुई थी। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि संगम युग तमिल राजवंशों, केरल या चेरा राजवंशों में से कोई भी इन 16 महाजनपदों में नहीं थे। भौगोलिक स्थिति अब जानते हैं। भौगोलिक स्थिति भी एक कारण हो सकता है। मध्य प्रदेश में बहुत घना दंडकारण्य वन था और किसी भी आक्रमणकारी सेना को विंध्याओं को पार करने के लिए इन वनों का सामना करना पड़ता था, तभी वह दक्षिणी मैदानों में पहुंच सकता था, जो कि संभवतः मुश्किल था। यदि आप औरंगजेब के समय में भारत को देखते हैं तो दक्षिण भारत का ज्यादातर हिस्सा मुगल साम्राज्य का हिस्सा है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तरी तमिलनाडु सभी मूल रूप से जो छोड़ दिया गया था वो केरल और दक्षिण तमिलनाडु है। मुगलों के मामले में यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रत्येक मुगल सम्राट ने आगे दक्षिण में साम्राज्य का विस्तार किया और औरंगजेब के समय में यह लगभग दक्षिणी सिरे तक बढ़ गए थे। यदि औरंगजेब को अपने दक्षिणी विजय अभियान पर ध्यान देने की अनुमति दी गई होती और यदि उनके उत्तराधिकारी भी आधे से ज्यादा शक्तिशाली होते तो
वो अच्छी तरह से दक्षिणी कन्याकुमारी तक विजय प्राप्त कर सकते थे। औरंगजेब ने मराठा संधाधिकार के तहत युद्ध किया, जिसे उनके शासन के 40 वर्षों की लगात में समाप्त किया गया था। उसके खजाने का दिवालिया हो गया था। इससे मुगल और मराठों दोनों की शक्ति नष्ट हो गई थी, अर्थात औरंगजेब ने अपने पीछे एक ऐसे साम्राज्य को छोड़ा जो बहुत कमजोर था और बाद में तुरंत गिर गया। एक कारण भारत के दक्षिणी सिरे पर विजय न प्राप्त करने का अत्यधिक दूरी होना भी हो सकता है। प्राचीन साम्राज्यों पर उत्तर से शासन किया जाता था, जैसे कि मौर्य ने पाटलिपुत्र से शासन किया। आगरा और दिल्ली से मुगलों ने भारत एक बड़ा देश है और प्राचीन काल में यह दूरी बहुत अधिक थी। यदि आप दिल्ली से शासन कर रहे थे तो अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ये सभी भारत के दक्षिणी सिरे से ज्यादा करीब है। हम अक्सर भारत के आकार को कम करके देखते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि त्रिवेंद्रम से दिल्ली या पटना के बीच की दूरी लंदन और मॉस्को के बीच की दूरी से अधिक है। तो फ्रेंड्स, सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वी आर सोनम जी की स्टडी को जरूर सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए बाय बाय, रिटर्न सी यू, टेक केयर ऑफ यू। अब मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अपना ख्याल रखें।